हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मानव में पाचन पढ़ने वाले हैं। मानव पाचन तंत्र के बारे में आज क्या है, हम क्या है विस्तार से पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मानव क्या है बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। मानव कैसा होता है? मानव एक बहुकोशिकीय प्राणी, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मानव एक बहुकोशिकीय प्राणी होने के कारण इसमें सभी प्रकार के क्या होते हैं, इनमें सभी प्रकार के तंत्र इनमें विकसित होते हैं। मतलब कि इनका जो पाचन तंत्र होता है पूर्ण विकसित होता है। मतलब इनके पास मुख गुहा पाई जाती है, आमाशय पाया जाता है, आहार नाल पाए जाते हैं, फिर छोटी आंत पाई जाती है, फिर इसके बाद इनमें क्या है बड़ी आंत पाई जाती है। ठीक है, चलिए विस्तार जानते हैं। तो मानव पाचन तंत्र होता है, यह किसके अंतर्गत आता है? यह आता है आहार, यह आता क्या आहार नाल का अंतर्गत आता है। मतलब किसके अंतर्गत आता है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है। एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है मानव में, जो एलिमेंट्री कैनाल मतलब मानव पाचन तंत्र जो होता है इसकी क्या है आहार नाल के अंतर्गत आती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है लगभग 8 मीटर से लेकर कितना होता है 10 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। कितनी लंबाई इसकी होती है? 8 से 10 मीटर तक इसकी क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है मुख गुहा से। कहाँ शुरुआत होती है? मुख गुहा से। और समाप्त कहाँ तक होता है? यह होता है कहाँ तक? मलाशय के पास जाके समाप्त होती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है और अंतिम छोर कहाँ होता है? मलाशय तक। हम ये कह सकते हैं कि आहार नाल जो होती है वो मुख गुहा से मलाशय तक क्या होता है फैला हुआ भाग होता है, जिसके अंतर्गत मानव पाचन तंत्र भोजन को अंतःग्रहण से लेकर के पाचन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं क्या होती हैं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आती है। जो मानव पाचन तंत्र होता है काफी इसकी जो संरचना होती है काफी क्या होती है जटिल होती है। जो हम निम्नलिखित कर सकते हैं, इनका जो पहला भाग होता है, इनका जो पहला भाग होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे मुख गुहा कहा जाता है। ठीक है, मुख गुहा के अंतर्गत इनका जो आता है जैसे इसमें भाग हो गया मुख हो गया। ठीक है, फिर दूसरा भाग इसका क्या हो गया जीभ हो गया। फिर जीभ के बाद क्या हो गया इनके पास लार ग्रंथियां हो गई। और जो लार ग्रंथियां होती 3 होती है, कौन कौन सी? अधोजिह्वा, अधोहनु और एक होती है कर्णमूल होती है। जो कर्णमूल होता है एक कान कहाँ पाई जाती है? एक कान के पीछे पाई जाती है। एक कान के पीछे पाई जाती है। और जो अधोहनु होती है यह कृंतक दांत के क्या पाई जाती है? दांत के नीचे पाई जाती है। अधोजिह्वा कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है जीभ के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे पाई जाती है। तो अधोजिह्वा कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे पाई जाती है। अधोहनु कहाँ पाई जाती है? कृंतक दांत के नीचे। और कर्णमूल कहाँ होता है? कान के पीछे पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद मुख हो गया, जीभ हो गया, लार ग्रंथि हो गया। फिर इसके बाद इनमें पाया जाता क्या है दांत पाई जाती है। ठीक है, तो जो दांत होती है कहा जाता है, जो दांत होती है दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? कृंतक, दूसरा रदनक होती है, तीसरा अग्रचौड़क होता है। इसके बाद फिर क्या होता है? चौड़क होती है। ठीक है, तो ये दांत प्रकार होते हैं। दांत कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क होता है। ठीक है, जैसे हम बात की मुख गुहा है, तो मुख गुहा क्या होता है? भोजन के अंतःग्रहण में क्या होता है सहायक होता है। जो गुहा होता है तो मुख गुहा क्या होता है? मुख गुहा के अंतर्गत मुख, जीभ, लार ग्रंथि और दांत आते हैं। लेकिन जो मुख होता है तो मुख क्या करता है? भोजन के अंतःग्रहण में सहायक होता है। मुख का काम क्या होता है? भोजन के अंतःग्रहण में सहायक होते हैं। ठीक है, लेकिन जो जीभ होती है तो जीभ का काम क्या होता है? जीभ की लंबाई कितनी होती है?
इसकी जो लंबाई होती है लगभग, इसकी जो लंबाई होती है लगभग कितनी होती है? 3.2 इंच होता है। कितना होता है? 3.2 इंच होती है इसकी लंबाई जीभ की। ठीक है, जीभ का काम होता है क्या? भोजन को उलटने पलटने एवं भोजन की क्या है? चबाने में सहायक होते हैं। और कहा जाता है जीभ में एक भी प्रकार की क्या है? अस्थि या उपास्थि अर्थात हड्डी नहीं पाई जाती है। जीभ में क्या नहीं पाई जाती है? हड्डी या उपास्थि नहीं पाई जाती है। और यह मानव पाचन तंत्र का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण भाग माना गया। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है? भोजन को उलटने पलटने एवं चबाने में क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं। और हाँ, साथ साथ जीभ में लगभग 60,000 से 90,000 तक क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती। क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। किसके पास? जीभ के पास लगभग 60,000 से 90,000 तक क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जो टेस्ट के लेने में क्या होती हैं? सहायक होती हैं। अब इसका होता है क्या? लार ग्रंथि होता है। तो जो लार ग्रंथि होती है हमारे माउथ में कितनी पाई जाती है? 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? ये 3 जोड़ी की संख्या में पाया जाता है। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी की संख्या में पाए जाते हैं। और ये क्या, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है क्या है? जो भी भोजन होता है, जैसे जो भी हम भोजन के कण खाते हैं, तो भोजन की कण को क्या करता है? ये शुगर में परिवर्तित कर देता है। और यहाँ पे या तो क्या पाई जाती है? लाइपेज पाई जाएगी या क्या पाई जाएगी? एमाइलेज पाई जाती है। यह लाइपेज या एमाइलेज की उपस्थिति में भोजन के जो कण थे उसको किसमें परिवर्तित करते हैं? शुगर में। या भोजन के कण को मंड भी कर सकते हैं कि हमने जो मंड खाया था, जो स्टार्च खाया था, वो किसने किया? जो लार ग्रंथि थी, लार ग्रंथि में एमाइलेज पाई जाएगी या लाइपेज पाई जाएगी। तो ये करते क्या है? जो भोजन का कण था उसको किसमें बदल दिए? इस शुगर में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और ये कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। अधोजिह्वा, अधोअनु और कड़मूल होता है। जो अधोजिह्वा होती है कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे पाई जाती है। अधोअनु होती है कहाँ पाई जाती है? एक कृंतक दांत के नीचे पाई जाती है। जब हम लोग भोजन चबाना शुरू करते हैं तो यहाँ से क्या होते हैं? ये स्रावित होने लगते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या पाई जाती है? कड़मूल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कड़मूल पाई जाती है। कड़मूल कहाँ होती है? कान के पीछे हल्के से क्या होते हैं? ऊपर स्थित होते हैं, जो भोजन के क्या होते हैं? निगलने में क्या सहायक होते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं जो लार ग्रंथि होती है यह भोजन की क्या है? चबाने में उसको अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है? भोजन में उपस्थित हानिकारक पदार्थों की क्या है? निष्क्रियता हो जाता है। और साथ साथ भोजन के निगलने में क्या होते हैं? ये आसानी प्रदान करते हैं। और यह मानव की शरीर में कितनी जोड़ी पाई जाती है? ये 3 जोड़ी की संख्या में पाए जाते हैं। फिर आते हैं दांत। आते हैं, कहा जाता है दांत मनुष्य या क्या किसी भी प्राणी का सबसे कठोर भाग होता है। दांत क्या होता है? तो दांत किसी भी प्राणी का सबसे कठोर भाग होता है, जिसके बाहर सबसे बाहरी भाग किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। जैसे ठीक है, ते दांत होता है। दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? दांत का इसे ताज कहते हैं। क्या कहते हैं? दांत का ताज कहते हैं। तो दांत का ताज वह होता है जहाँ पे भोजन को क्या कहता है? चबाया जाता है। दांत का ताज क्या होता है? जहाँ पे भोजन को चबाया जाता है। ठीक है, फिर ये वाला जो भाग हमारे पास होता है, ये वाला भाग, ये जो भाग होता है ना, ये सबसे क्या होता है? सबसे चमकीला एवं कठोर भाग होता है। और इस भाग का नाम क्या होता है? इसी का नाम है इनेमल है। ठीक है, ये कौन से भाग होते हैं? ये इनेमल होता है। ये दांत का सबसे कठोर एवं चमकीला भाग होता है। यह दांत का सबसे कठोर एवं चमकीले भाग होते हैं, जो दांत को क्या है? सड़ने या बिगड़ने से क्या करता है? उसकी रक्षा या मदद करता रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो हमारे पास ये जो भाग बना हुआ है, ये जो बीच का स्पेस है, इसे बोलते हैं डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इससे दांत का डेंटाइन कहा जाता है। तो डेंटाइन क्या होता है? दांत का हड्डी वाला भाग। दांत का हड्डी वाला भाग, दांत के हड्डी वाले भाग को क्या बोलते हैं? डेंटाइन कहा जाता है। तो दांत के हड्डी वाले भाग को डेंटाइन कहा जाता है। ठीक है, जो कठोरता इसको क्या है? प्रदान करता रहता है। फिर इसके अंदर ये वाला जो भाग है, यहाँ पे क्या होती है? छोटी छोटी नसें पाई जाती है, रक्त वाहिनिकाएं पाई जाती हैं इसके अंदर।
यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको पल्प आवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्प आवरण कहलाता है। तो पल्प आवरण वह भाग है जहाँ पे क्या होती है, ये जो नसें होती हैं ये फैली होती हैं। जो नसें कहाँ पर फैली होती हैं, पल्प आवरण में फैली होती हैं, ठीक है। तो नसें कहाँ फैली होती हैं, पल्प आवरण में फैली होती हैं। और जो नसें होती हैं इसमें क्या होता है, रक्त का संचार होता है। नसों में क्या होता है, श्योर सी बात है, जो नस होगी वहाँ पे क्या होगा, नसों का जो नस होंगी उसमें क्या होगा, रक्त का संचार होगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो दांत होते हैं, दांत के बाहर क्या पाई जाती है, ये इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे मसूड़े लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, मसूड़े लगे होते हैं। एक इसका नाम क्या है, मसूड़े है। अब मसूड़े क्या करते हैं, तो जो मसूड़े होते हैं दांत को क्या करता है, जबड़ों से पकड़ने में क्या करता है, मदद करता है। मसूड़े क्या करते हैं, तो मसूड़ों का काम होता है कि दांत को कहाँ से जोड़ देना, मसूड़ों का काम होता है दांत को जबड़े से जोड़ने का काम होता है। जो दांत होते हैं किससे जुड़े होते हैं, मसूड़े जुड़े होते हैं। जो कौन जोड़ने का काम करता है, तो मसूड़े जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दांत के प्रकार आते हैं। दांत के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार का होता है। नंबर पहला क्या होता है, कृंतक होता है। तो कृंतक क्या होता है, तो कृंतक सबसे आगे होती है, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे आगे पाया जाता है। फिर इसके बाद ये क्या होते हैं, यह धारदार होते हैं। क्या होते हैं, ये काफी धारदार होते हैं। और क्या होते हैं, ये चपटे होते हैं, ठीक है। यह सबसे आगे पाए जाते हैं, धारदार होते हैं और चपटे होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी जो संख्या होती है, संख्या कितनी होती है, 4 ऊपरी जबड़े, 4 ऊपरी जबड़े एवं 4 क्या होता है, निचली जबड़े में पाई जाती है, ठीक है। 4 ऊपरी जबड़े और 4 निचली जबड़े में पाई जाती है, ठीक है। 18 प्रकार से इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है भोजन को काटने एवं क्या होते हैं, कुतरने में सहायक होते हैं। भोजन को काटने एवं कुतरने में सहायक होते हैं। फिर सेकेंड दांत हमारे पास कौन होता है, रदनक होता है। रदनक क्या होता है, यह कृंतक के पीछे होता है। क्या होता है, कृंतक के, ये कृंतक के पीछे पाए जाते हैं, ठीक है। ये कृंतक के क्या होते हैं, ये पीछे पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, ये नुकीले होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये नुकीले होते हैं, ठीक है। ये नुकीले होते हैं। और क्या होते हैं, 2-2 की संख्या में, 2-2 की संख्या में, या 2-2 की संख्या में दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं, दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, तो इनका काम होता है भोजन को, क्या होता है, भोजन को, इनका काम होता है भोजन के फाड़ने में सहायक होता है। भोजन को क्या करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो दांत होता है ना, ये चपटे होते हैं। जो दांत होता है चपटा होता है। ये दांत क्या होता है, ये दांत नुकीले होते हैं, इस तरीके से होते हैं। कृंतक के बाद क्या होता है, फिर इसके बाद अग्रचौड़। फिर इसका नंबर चौथा होता है चौड़क होता है। अग्रचौड़ की संख्या कितनी होती है, तो अग्रचौड़ की संख्या होती है 8 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 8। चौड़ा की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। इन दोनों का काम होता है भोजन को क्या होते हैं, चबाने और पीसने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो जो कृंतक होता है, कृंतक की संख्या कितनी होती है, कृंतक की 8 होती है। कृंतक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और इनका काम क्या होता है, भोजन को क्या करता है, ये क्या करते हैं, ये मतलब कि कुतरने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं।
जो रदनक होता है इसकी संख्या टोटल कितनी होती है? टोटल इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, और इनका काम होता है भोजन को क्या होता है? इनका भोजन होता है क्या है? फाड़ने में सहायक होता है। और इन दोनों की काम क्या होता है? भोजन को पीसने और चबाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो कितना संख्या हो गया? 8 4 12। ठीक है, 12 8 20, 20 12 32। तो मतलब क्या होता है? एक युवा प्राणी में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, फिर आगे आते हैं, हम पढ़ते हैं दंत सूत्र पढ़ते हैं। तो जो दंत सूत्र होता है यदि हम इसको निकालें तो कृंतक की संख्या कितनी हो गया? 8। रदनक की संख्या कितनी हो गया? 4 हो गया। अग्रचौड़क की संख्या 8 और चौड़क की संख्या कितना हो गया? 12। टोटल संख्या कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है, यदि हम इनकी संख्या निकालें तो इनकी संख्या इस तरीके से निकल जाता है। ये हो गया हमारे पास ऊपरी जबड़ा, फिर हो गया ये निचला जबड़ा हो गया। ठीक है, और निकाला कैसे जाता है? तो हम इसकी संख्या कितनी? इसकी संख्या होती है कितनी संख्या होती है कृंतक की? 8 होती है। 4 ऊपर और 4 नीचे। 1 2 3 और 4 इसकी संख्या हो गया। तो 4 इसकी भी होगा। 1 2 3 और 4। तो 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया ना। तो 4 4 8 हो गया। फिर रत्ना की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है रत्ना की? 4 होती है। तो 2 ऊपर 2 नीचे। ये नुकीले होते हैं, नुकीले होते हैं। कितना हो गया? हो गया ना। 1 2 3 4 कितना हो गया? 4 हो गया। फिर कितना आता है? अगर जोड़ी संख्या कितनी? 8 है, मतलब कि 8 थोड़ा जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 संख्या होती है। फिर चौड़क संख्या कितनी? 12 होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। अब इसको क्या कहते हैं? पूरे दांत को क्या है, हम 2 बराबर भागों में क्या करते हैं? बांट देते हैं। ये हो गया 2 बराबर भागों में। पूरे जबड़े को हमने ऊपर से बांट दिया, फिर नीचे को बांट दिया। ठीक है, ये 4 बराबर भागों में क्या हो गया? बढ़ गया। अब कृंतक की संख्या कितनी होती है यहाँ पे? अब देखेंगे ये संख्या कितना था कृंतक की? कृंतक की संख्या बराबर 2 है, रदनक बराबर 1 है। फिर इसके बाद आपके चौड़क बराबर 2 है। इसका चौड़क बराबर कितना है? 3। फिर इसके बाद चौड़क बराबर 3 है। फिर इसके बाद आपका चौड़क बराबर 2 है। फिर इसके बाद रदनक बराबर कितना? 1 है। फिर इसके बाद कृंतक की संख्या कितनी है? 2 है। तो वही सीरीज यहाँ पे लागू हो जाएगा। इसकी 1 संख्या, इसकी 2 है, इसकी 3। इसका कितना जाएगा? 3 2 1 और इसकी संख्या कितनी जाएगी? 2 हो जाएगा। यही होगा ना। कृंतक संख्या 2 हम काउंट कर लेते हैं। 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 2 13 13 1 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20। ठीक है, 20 3 23 23 3 26 26 3 26 2 28 28 29 2 32 हो गया। ठीक है, इसकी संख्या कितनी हो गया? 32 हो गया। अब इसका डेल्टा फॉर्मूला निकालते हैं। तो निकलता है कैसे है? जो क्या कृंतक हो गया, कृंतक बराबर कितना था? 2 था ऊपर 2, और फिर नीचे कितना कृंतक है? 2 है। 2/2, क्योंकि 2 जबड़ा है उसको हमने 4 भागों में बांटा है, तो उस हिसाब से पहले ऊपर और नीचे का क्या है हम बटे के हिसाब से लिखते हुए चले जाएंगे। कृंतक कितना हो गया? 2/2। फिर कामा लगा देंगे। फिर रदनक कितना है? रदनक है 1/1 है। कृंतक कितना आ जाएगा?
1/1 हो जाएगा। फिर अगर चौड़ा कितना है, अगर चौड़ा कितना है 2/2 है। फिर इसके बाद चौड़ा कितना है, चौड़ा है 3/3, कितना हो गया 3/3 इंटू कितना हो जाएगा, 2 सेट है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, एक राइट का है एक लेफ्ट का है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे हम ऊपर निकालें चाहे नीचे निकालें, लेफ्ट और राइट, मतलब कि हमने राइट का निकाला तो फिर लेफ्ट का, तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 1 3 3 2 5 3 8, कितना हो जाएगा 8/8 गुणे 2, कितना हो जाएगा इक्वल टू 16 गुणे 2 इक्वल टू 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगी। यदि इसको शॉर्टकट लिखना है, छोटी भाषा लिखना है तो कितना लिखेंगे, तो 2 1 3 3 2 5 3 8 हो जाएगा। इसको शॉर्टकट लिखेंगे 21 23 बट्टे 21 23 गुणे 2, 21 23, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट इस भाषा में लिखा जाता है, तो 2 1 3 2 5 3 8/8 गुणे 2, तो 8 दूनी 16 हो गया और 16 दूना 32, इसको शॉर्टकट इस भाषा में क्या है, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, मानव के 32 दांत का क्या था, ये शॉर्टकट सूत्र था, जिसको हम इस तरीके से क्या है, इसको आसानी भाषा में क्या है हम समझ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यदि हमें क्या निकलना है, किसी हमें बच्चे के दांत का निकालना है जिसकी आयु कितनी होती है 20 साल से कम होती है, तो उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनमें होती है दांतों की संख्या, किंतक की संख्या होती है कितनी 8 होती है। रदना का कितना होता है 4 होता है। अगर चौड़क की संख्या कितनी होती है 0 होता है, और चौड़क की संख्या कितनी होती है 8 होता है। तो टोटल मिला के कितना होता है दूध का दांत, इसको बोल सकते हैं दूध का दांत, बोल सकते हैं दूध का दांत। तो दूध का दांत कितना होता है 8 4 12 8 20 होता है, 20 होती है। तो उसी हिसाब से इनका भी निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इनका निकलेगा कीमत का कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। फिर इसका रदना कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। फिर इसका अगर चौड़ा कितना हो जाएगा, अगर चौड़ा कितना है 0 है ना, तो 0/0 हो जाएगा। फिर चौड़ा कितना है, चौड़ा कितना है 2/2 हो जाएगा गुणे 2, 2 1 3 3 2 5, मतलब कितना हो जाएगा 5/5 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 गुणे 2 इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट कितना लिखेंगे 21/02 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये छोटे बच्चों में क्या है, ये दांत का क्या है सिंपल फॉर्मूला, मतलब इनका जो दांत का जो सीधा सीधा निकाला जाए, इनके दांत में जो होता है ना, इनमें जो कृतक होता है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। फिर इसका रदनक होता है, रदनक 1 2 3 और 4। फिर चौड़ा कितना है 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये जो संख्या होती है ये क्या होगी, ये 0 होगा। ठीक है, ये संख्या इनके पास क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके दांत क्या होते हैं फार्मूला को निकालेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों में क्या होता है, ये दांत का फार्मूला का क्या है, ये छोटा सा सूत्र होता है, जिनमें कितने दांत होते हैं 20 दांत होते हैं। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि जो मानव होता है, मानव एक दिन में लगभग क्या है 1.5 लीटर लार का क्या होता है श्रावण होता है। मानव में एक दिन में कितना लार का श्रावण होता है 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। ठीक है,
तो जो मानव क्या है, एक टोटल आपके सामने क्या है, पूरा क्या है, मानव पाचन तंत्र ही है हमारे पास। ठीक है, तो टोटल क्या है, ये कौन सा सिस्टम हमारे पास है, तो मानव पाचन तंत्र है। ठीक है, ये मानव पाचन तंत्र होता है। तो मानव पाचन तंत्र पहला क्या आता है, इनके पास पहला है मुख, ये मुख गुहा होता है। क्या होता है, ये मुख गुहा होती है। ठीक है, अब मुख गुहा के बाद ये जो टोटल भाग यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भोजन नली कहा जाता है, भोजन नली, ओइसोफेगस। ठीक है, इसका नाम क्या है, ओइसोफेगस है, मतलब ये भोजन नली है। और जो भोजन नली होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 23 सेमी से लेकर के कितना होता है, 27 सेमी तक होता है। और इसमें क्रमाकुंचन गतियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसमें क्रमाकुंचन गतियां पाई जाती हैं। और इनमें क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन कहाँ से पहुंचता है, भोजन मुख से लेकर कहाँ पहुंचता है, अमाशय के पास पहुंचता है। कहाँ पे, अमाशय के पास पहुंचता है। और इसको अमाशय तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 4 सेकंड से 8 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 4 सेकंड से 8 सेकंड। ठीक है, कितना, 4 सेकंड से 8 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है। मतलब कितना सेकंड, 4 सेकंड से 8 सेकंड का समय, कहाँ से, मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचने में। ठीक है, कितना समय लगता है, 4 से 8 सेकंड का समय लगता है। और इस भोजन की लंबाई कितनी होती है, 23 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, इतनी लंबाई होती है। और इसके बाद आते हैं अमाशय, आते हैं तो अमाशय की लंबाई कितनी होती है, तो अमाशय की लंबाई लगभग 25 सेमी होता है। कितना होता है, अमाशय की लंबाई 25 सेमी होता है। मतलब जो अमाशय नहीं होता है, अमाशय की लंबाई कितनी, 25 सेमी होती है, जिससे अमाशय इस तरीके से बना होता है। ठीक है, अमाशय इस तरीके से बना होता है। तो जो अमाशय होता है, अमाशय की लंबाई भी देखा जाए तो कितना है, लगभग 25 सेमी है। कितना है, 25 सेमी होता है। और अमाशय में जो भोजन होता है कितना संचित होता है, 3 घंटा से लेकर के 5 घंटा तक। कितना होता है, 3 घंटा से लेकर क्या है, 5 घंटा तक भोजन का क्या होता है, संचय कहाँ होता है, अमाशय के पास होता है। अमाशय भोजन कितना संचय करता है, 3 घंटा से 5 घंटा तक भोजन का क्या करता है, ये संचय करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये भोजन नली से क्या होते हैं, भोजन को प्राप्त करते रहते हैं। और जो अमाशय जो ऊपरी भाग होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इसे कार्डियाक संकोचक कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसे कार्डियाक संकोचक कहते हैं। और जो निचला भाग होता है उसे इसे बोलते हैं पाइलोरिक संकोचक कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसे पाइलोरिक संकोचक कहा जाता है। जो कार्डियाक संकोचक होता है यह भोजन के अंतःग्रहण में तो सहायक होता है, लेकिन भोजन को वापस जाने से क्या करता है, रोक देता है। संकोचक का मतलब होता है क्या है, ऐसे मांसल भाग जो भोजन को वापस जाने से क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। संकोचक क्या होते हैं, मांसल युक्त भाग होते हैं जो भोजन को वापस जाने से क्या करता है, रोक देता है। फिर पाइलोरिक संकोचक भी वही होता है। पाइलोरिक संकोचक अमाशय के सबसे निचली भाग पर पाई जाती है, अमाशय के सबसे निचली भाग पर पाई जाती है, जो क्या करता है, जो भोजन को समय समय पर कहाँ छोड़ने का करता है, इन छोटी आंतों में क्या करता है, छोड़ने का काम करता है। ठीक है, और अमाशय वही भाग है जहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का पाचन हो जाता है। अमाशय में क्या होता है, प्रोटीन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। ठीक है, और अमाशय कितने भागों में बांटा गया है, अमाशय को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला जो ये वाला भाग है यहाँ का, इसका नाम है कार्डियाक होता है। तो जो कार्डियाक होता है भोजन को क्या करता है, प्राप्त करने में सहायक होते हैं। और इसका जो कोना वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं फंडस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, इसको फंडिक कहा जाता है। फंडस या फंडिक, इसका कोई काम नहीं होता है, ये इसका अमाशय में इसका कोई काम नहीं। फंडिस या जो फंडक होता है इसका पाचन तंत्र या अमाशय में इसका कोई भी योगदान नहीं होती है। लेकिन जो कार्डियाक होता है, कार्डियाक अमाशय का प्रथम भाग होता है, जो भोजन नली से भोजन को प्राप्त करने में क्या होती है, सहायता प्रदान करती है। और सेकंड क्या होता है, ये वाला भाग, ये होता है शेषाग्र होता है। शेषाग्र अमाशय का शेष भाग शेषाग्र कहलाता है। अमाशय का शेष भाग क्या होता है,
शेषाग्र होता है, जहाँ पे भोजन संचय होता है। अब भोजन को किसमें ग्रहण किया जाता है? लुगदी में। किसमें? लुगदी। लुगदी का मतलब होता है क्या है? कोई सरल कार्बनिक पदार्थ था, उसको क्या किया गया है? जटिल मतलब बोलस, मतलब एक बड़े भाग में क्या आटा की तरह उसको गूंथ दिया गया है। ठीक है, तो उसको लुगदी कहलाता है। तो शेषाग्र क्या है? अमाशय का शेष भाग शेषाग्र कहलाता है। फिर इसके बाद यहाँ जो भाग होता है इसका नाम क्या है? पाइलोरिक होता है। क्या होता है? पाइलोरिक होता है। यह क्या है? शेष बचे हुए भोजन को लुगदी बनाने एवं कहाँ छोड़ता है? छोटी आंत में समय समय पर छोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, फिर से हम पढ़ते हैं। जो अमाशय होती है, अमाशय की लंबाई कितनी होती है? 25 सेमी होता है। यह कैसे रंग में होते हैं? यह गुलाबी रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? यह गुलाबी रंग के होते हैं। गुलाबी रंग में होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार होता है जे आकार में होते हैं। कैसे आकार होते हैं? ये जे आकार में पाए जाते हैं। अल्फाबेट जे, ये अल्फाबेट जे आकार में होते हैं। और हमारे इसमें कहाँ पाए जाते हैं? बाईं तरफ। कहाँ होते हैं? बाईं तरफ। ये कहाँ पाए जाते हैं? बाईं तरफ। हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? ये बाईं तरफ होते हैं। और इनका काम क्या होता है? भोजन कितना घंटा तक स्टोर करना? 3 से 5 घंटा तक ये भोजन क्या करते हैं? ये संचय करने का काम करते हैं। और यहीं पर किसकी पाचन होती है? यहीं पर प्रोटीन का भी पाचन होता है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, और इसमें सबसे शीर्ष भाग पर कार्डियक संकोचक और सबसे निचली भाग पर पाइलोरिक संकोचक पाई जाती है। जो कार्डियक संकोचक होती है यह भोजन को वापस जाने से रोक देती है, लेकिन जो पाइलोरिक संकोचक होता है यह समय समय पर भोजन को कहाँ छोड़ता है? छोटी आंत में छोड़ने का काम करता है। और जो कार्डियक होता है यह भोजन को भोजन नली से प्राप्त करने का कार्य करता है, लेकिन जो फंडस या फंडिक होती है इसका अमाशय में कोई भी योगदान नहीं होता। अर्थात यह अमाशय का क्या होता है? निष्क्रिय भाग होता है। क्या होता है? निष्क्रिय भाग होते हैं। ठीक है, फिर शेषाग्र होता है। शेषाग्र क्या होता है? अमाशय के शेष भाग को शेषाग्र कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे भोजन क्या कहता है? लुगदी बनाया जाता है। फिर इसका होता है क्या है? पाइलोरिक कहते हैं। तो पाइलोरिक क्या होता है? शेष भोजन के कणों को, जो भोजन बच गया भी है तो उसके क्या है? लुगदी बनाने एवं समय समय पर कहाँ छोड़ता है? छोटी आंत में छोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं छोटी आंत। आते हैं छोटी आंत। जो छोटी आंत होती है ना, इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। कितनी लंबाई होती है? यह पूरा छोटी आंत, ये वाला जो पूरा भाग बना हुआ है जिसमें हम पेन चला रहे हैं, ये टोटल क्या है? ये टोटल छोटी आंत होती है। छोटी लंबाई कितनी? 6 से 7 मीटर। यह बड़ी आंत की अपेक्षा, ठीक है, मतलब बड़ी आंत की अपेक्षा, यह बड़ी आंत की अपेक्षा लंबी एवं पतली होती है। क्या होती है? लंबी एवं पतली होती है। और यही वह स्थान है जहाँ पे भोजन क्या होता है? पूर्णतः पाचन होता है। क्या होता है? भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। यह वही स्थान है जहाँ पे भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। यह पाचन तंत्र का वह भाग है जहाँ पे भोजन का क्या होता है? पूर्णतः पाचन होता है। ठीक है, और इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा है? पहला होता है ग्रहणी, और दूसरा होता है मध्यांग, और तीसरा होता है शेषांत होता है। जो ग्रहणी होती है यहाँ पे क्या होता है? वसा का पाचन होता है। वसीकरण प्रक्रिया यही पाई जाती है ग्रहणी में। ग्रहणी की लंबाई कितनी होती है? 25 सेमी होता है। ये वाला जो भाग नहीं होता ऊपर वाला भाग, ये वाला जो ऊपर भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये ग्रहणी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेमी होता है। और वहीं पे क्या होता है? ग्रहणी में भोजन का क्या होता है? जो भोजन में जो प्रोटीन के कण हो गए थे या जो वसा के कण थे, मुख्यतः वसा का क्या होता है? पाचन क्या होता है? ग्रहणी नामक भाग में होती है। ये छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग होता है। फिर आते हैं क्या है? मध्यांत आते हैं। मध्यांत की लंबाई कितनी होती है? 2.5 मीटर होता है। कितना होता है? 2.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है? 2.5 मीटर लंबाई होती है। यह ग्रहणी को शेषांत से जोड़ने का कार्य करता है। यह क्या करता है? ग्रहणी को शेषांत से जोड़ने का कार्य करता है।
फिर आते हैं क्या है, शेषांत आते हैं। शेषांत की लंबाई कितनी होती है, 3.5 मीटर होता है। कितना, 3.5, 3.5 होता है। कितना, ये 3.5 मीटर लंबा होता है। ठीक है, 3.5 मीटर मतलब 3.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। और यह वही भाग है जहाँ पे भोजन पूर्णतः पच करके ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, भोजन पूर्णतः पच के कहाँ परिवर्तित हो जाता है, भोजन में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। मिस्टेक, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और उसको अवशोषित कौन करता है, तो उसको क्या है, रसांकुर होते हैं। तो रसांकुर क्या होता है, रसांकुर छोटे छोटे प्रवर्धों के रूप में शेषांत नामक भाग पर पाए जाते हैं। यह पचे हुए भोज्य पदार्थों एवं ऊर्जा का अवशोषण करके रक्त वाहिकाओं में छोड़ने का कार्य करते हैं। रसांकुर क्या होता है, रसांकुर छोटे छोटे प्रवर्धों के रूप में छोटी आंत के शेषांत नामक भाग पर पाए जाते हैं, जिनका मुख्य कार्य भोजन से पचे हुए ऊर्जा का अवशोषण करके रक्त वाहिकाओं में छोड़ने का कार्य करते हैं। यह एक दिन में लगभग 8 लीटर से लेकर 9 लीटर तक क्या करते हैं, पदार्थों का अवशोषण करके कहाँ छोड़ने का काम करते हैं, रक्त वाहिकाओं में छोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब कि रसांकुर की क्षमता कितनी होती है, 8 लीटर से 9 लीटर। कितना, 8 लीटर से 9 लीटर। ठीक है, यह एक दिन में कितना अवशोषित कर सकता है, भोजन को 8 से 9 लीटर पदार्थों का अवशोषण करके कहाँ छोड़ देता है, बड़ी आंत में छोड़ने का कार्य करता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होता है। कितना होता है, छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। और यह बड़ी आंत की अपेक्षा क्या होती है, लंबी एवं पतली होती है। बड़ी आंत की अपेक्षा क्या होती है, लंबी एवं पतली होती है, लंबी एवं पतली होती है। और यहाँ पे क्या होता है, भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। यहाँ पे क्या होता है, भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। और इसके कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत। ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत होते हैं। ग्रहणी की लंबाई कितनी होती है, 25 सेमी होता है। और यहाँ पे किसका पाचन होता है, यहाँ पे वसा का पूर्णतः पाचन हो जाता है। किसका, वसा का पूर्णतः पाचन होता है। फिर मध्यांत आते हैं। मध्यांत की लंबाई कितनी होती है, 2.5 मीटर। कितना, 2.5 मीटर होता है। यह ग्रहणी को शेषांत से क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। फिर आते हैं शेषांत आते हैं। शेषांत लंबाई कितनी होती है, 3.5 मीटर, तो मतलब 3.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। और यह वही भाग है जहाँ पे क्या होता है, भोजन क्या होता है, पूर्णतः पच जाता है। लेकिन यहाँ पे रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर कहा जाता है कि रसांकुर लगभग क्या होते हैं, एक छोटे छोटे उभार के रूप में पाए जाते हैं। जे वो क्या करते हैं, जो पचे हुए भोजन से ऊर्जा का अवशोषण करके कहाँ छोड़ने का काम करते हैं, रक्त वाहिकाओं में। यह कहा जाता है कि यह एक दिन में लगभग 8 लीटर से लगभग 9 लीटर तरल पदार्थों का अवशोषण करके कहाँ छोड़ देते हैं, रक्त वाहिकाओं में छोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं, क्या है, हम आते हैं बड़ी आंत आते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, बड़ी आंत पढ़ेंगे। तो जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होता है। अब बड़ी आंत का काम होता है अपशिष्ट पदार्थों का संचय करने एवं उससे क्या करते हैं, जल का पुनरावशोषण कर लेते हैं। क्या करते हैं, जल का पुनरावशोषण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो बड़ी आंत आते हैं। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। इसका काम होता है अपशिष्ट पदार्थों के संचय में सहायक होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जल का पुनरावशोषण करते हैं। क्या करते हैं, जल का पुनरावशोषण करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे शरीर निर्जलीकरण से क्या होता है, बच जाता है। क्या होता है, निर्जलीकरण से
बच जाता है। मतलब कि शरीर में क्या होता है, जल की कमी होती है उसको क्या करता है, दूर करने का कार्य करता है। और इसके जो बड़ी आंत होते हैं, बड़ी आंत क्या करती है, इसके 3 भाग होते हैं। नंबर पहला क्या होता है, सीकम होता है, और दूसरा होता है कोलन, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होती है मलाशय होती है। तो जो कोलन होता है, तो कोलन सबसे ऊपरी भाग होता है। क्या होता है, कोलन सबसे ऊपरी भाग होता है, यहाँ वाला भाग, एक कोलन सबसे ऊपरी भाग होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी भोजन के कण यहाँ संचित हो जाने से इनमें क्या होता है, अपेंडिक्स नामक रोग हो जाता है। जैसे ये जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स क्या होता है, जब कभी अपशिष्ट पदार्थ सीकम नामक भाग पर संचित हो जाता है और सीकम की दीवार धीरे धीरे क्या होती है, फूलने लगती है। क्या होती है, धीरे धीरे फूलने लगती है, धीरे धीरे फूलने लगती है, जिसे क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स नामक रोग कहा जाता है। अपेंडिक्स नामक रोग किसे कहते हैं, जब सीकम की दीवार पर क्या अपशिष्ट पदार्थों का संचय होने के कारण उसकी दीवार क्या होती है, धीरे धीरे फूलने लगे, तो उसे क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स नामक रोग कहा जाता है। फिर कोलन आते हैं। कोलन लंबाई कितनी होती है, 1.3 मीटर होता है। कितना होता है, सीकम कोलन लंबाई कितनी होती है, 1.3 मीटर होता है। फिर होते हैं मलाशय। मलाशय लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है मलाशय की लंबाई, 15 सेमी से 18 सेमी, 15 से 18 सेमी होता है। इसका कार्य होता है कि जो भी क्या होता है, जो भोजन के जो अपशिष्ट कण थे उनको समय समय क्या होता है, शरीर से बाहर निकालने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो बड़ी आंत क्या होता है, बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा, बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा काफी मोटी एवं छोटी होती है। जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा काफी छोटी एवं मोटी होती है। यह अपशिष्ट पदार्थों का संचय करती है एवं क्या करती है, जल का पुनरावशोषण कर लेती है। मतलब जल को क्या करती है, जो गंदा पदार्थ है वहां से क्या करती है, उसको अवशोषित करने का काम करती है, जिससे क्या होता है, हमारा शरीर निर्जलीकरण से बच जाता है। मतलब शरीर में जल की कमी से क्या करता है, बचाने का कार्य करता है। और इसके बाद इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। जो सीकम होता है, सीकम की लंबाई कितनी होती है, 5 से 8 सेमी होता है। कितना, 5 से 8 सेमी। ये क्या होता है, भोजन को कहाँ से प्राप्त करता है, छोटी आंत से प्राप्त करने का कार्य करता है। लेकिन कभी कभी जब सीकम की दीवार के पास कभी भोजन संचय हो जाता है और उसकी दीवार फूलने लगती है, जिससे क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स नामक रोग कहा जाता है। अपेंडिक्स कैसे होती है, जब सीकम की दीवार के पास अपशिष्ट पदार्थ संचित हो जाए और उसकी दीवार क्या हो जाए, उसके कारण फूलने लगे, तो उसको अपेंडिक्स नामक रोग कहा जाता है। फिर सेकंड होता है कोलन। कोलन लंबाई कितनी होती है, 1.3 मीटर होता है। फिर होते हैं मलाशय। मलाशय लंबाई कितनी होती है, 15 सेमी से 18 सेमी होता है, जो समय समय पर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती है। ठीक है, फिर ये जो हमें अब भाग दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम यकृत है। ठीक है, यकृत की लंबाई कितनी होती है, इसकी यकृत की जो लंबाई होती है लगभग कितना होता है, 16 सेंटीमीटर से लगभग 22 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। कितनी लंबाई होती है यकृत की, 16 सेमी से 22 सेमी की लंबाई होती है। यह इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग हम कह सकते हैं या तो चॉकलेटी रंग होती है, या हम कह सकते हैं क्या है, गाढ़ा भूरा रंग का होता है। और इसका वजन कितना होता है, इसका वजन 1.5 kg, मतलब 1.5 किलो का होता है हमारे शरीर में। और यकृत का काम क्या होता है, यकृत का काम बहुत सारा होता है। यकृत का यहाँ पे पाचन तंत्र में इसका मुख्य काम होता है, यहाँ से क्या होता है, पित्त रस का श्रावण करना। क्या, पित्त रस का श्रावण करना होता है। यकृत हमारे शरीर में इसकी लंबाई लगभग 16 सेमी से 22 सेमी इसकी लंबाई होती है। यह चॉकलेटी रंग या गाढ़ा भूरा रंग का होता है। इसका वजन कितना होता है, लगभग 1.5 किलो इसका वजन होता है। कितना वजन होता है इसका, 1.5 किलो इसका वजन होता है। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलता है, पित्त रस स्रावित होता है, जो वसा के पाचन में सहायक होते हैं। लेकिन यही पित्त रस जहाँ स्रावित होकर के जहाँ संचित होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय कहते हैं।
पित्ताशय क्या कहता है? पित्ताशय क्या होता है? पित्त का थैला, या क्या कर सकते हैं, या हम झोला कर सकते हैं। ठीक है, तो पित्ताशय क्या होता है? पित्ताशय वह भाग होता है जहाँ पे क्या होता है, पित्त क्या होता है, संचय किया जाता है, तो उसी को पित्त का क्या कर सकते हैं, झोला या बैग कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये जो भाग हमारे पास है, इसका नाम अग्न्याशय होता है। क्या होता है? अग्न्याशय होता है। यहाँ से क्या निकलता है? अग्न्याशयी रस का स्राव होता है। अग्न्याशय से क्या निकलता है? अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस का स्राव होता है, जो क्या करता है, अग्न्याशयी रस का काम क्या होता है, ये भी क्या होते हैं, भोजन के पाचन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और यहीं पे जो अग्न्याशय होती है, इसी के बीटा नामक कोशिकाओं से, अग्न्याशय के बीटा नामक कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है। अग्न्याशय के बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन का स्राव होता है, जो क्या करता है, हमारी रक्त वाहिनिकाओं में शुगर की मात्रा को क्या करता है, व्यवस्थित करने का कार्य करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आमाशय में कुछ मुख्य भाग, अंग या भाग। ठीक है, आमाशय में कुछ क्या मुख्य अंग या भाग होते हैं, जैसे आते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि की संख्या आमाशय में कितनी होती है? जठर ग्रंथि की संख्या आमाशय में कितनी होती है? केवल 3.5 करोड़ होती है। कितनी होती है? 3.5 करोड़। जठर ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 3.5 करोड़ होती है। और यहाँ से क्या होता है, इससे निकलता क्या है, इससे निकलता है जठर रस निकलता है। और जठर रस क्या काम क्या होता है, तो यह भोजन को लुब्धि बनाने या आमाशय की दीवार को हानिकारक पदार्थों से क्या करता है, पचाने में मदद करता है उसकी है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा निकलता है यशसील निकलता है। यशसील का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या इसका पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है भोजन को? यह भोजन को अम्लीय प्रदान करता है। ठीक है, यह भोजन को अम्लता प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, भोजन में हानिकारक पदार्थ क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। ठीक है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 2 पीएच मान होता है। कितना होता है? 2 पीएच मान इसकी होती है। फिर तीसरा क्या होता है? श्लेष्मिका होती है। क्या होती है? श्लेष्मिका होती है। श्लेष्मिका से क्या होता है? श्लेष्मिका क्या करती है, यह आमाशय की दीवारों को हानिकारक पदार्थों से बचाने में क्या करता है, उसकी मदद करता है। क्या करता है? उसकी मदद करने का कार्य करता है। ठीक है, फिर मानव पाचन तंत्र क्या है, ये पूरा क्या था हमारे पास, ये पूरा हमारे पास मानव पाचन तंत्र था। ठीक है, और जब भोजन जब हम निगलते हैं, जब हम भोजन को निगलते हैं, जब हम भोजन को निगलते हैं तो पहले हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मुख होता है और हमारे पास एक नासिका द्वार है, और ये हमारे पास क्या है, यह वायु नली है, और ये हमारे पास भोजन नली होता है। ठीक है, यह भोजन नली है जो आगे कहाँ जाएगी, आमाशय के पास जाएगी। किसके पास? आमाशय के पास जाएगी। और वायु नली किसके पास जाएगी, ये जाएगी फेफड़े के पास। किसके पास? ये फेफड़े के पास पहुंचती है, और ये आमाशय के पास, ये फेफड़े के पास, ये आमाशय के पास पहुंचती है। तो जो वायु नली होता है, तो यहाँ से भोजन तो यहाँ से हम लेके आ रहे थे, तो भोजन जब यहाँ पे जैसे ही पहुँचता है तो यहाँ पे एक मांसलिक भाग होती है, एक यहाँ पे, इस मांसलिक भाग को क्या बोलते हैं, इसको घंटी ढापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? घंटी ढापन बोलते हैं। जैसे ही भोजन इसके पास पहुँचता है, यह दीवार ये बंद हो जाता है, और भोजन का कण कहाँ चलाता है, वो भोजन नली में चलाता है। यदि बाई मिस्टेक किसी कारणवश यदि भोजन क्या है, यदि वायु नली में प्रवेश करता है, तो लोगों को क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। लोगों को क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो होता क्या है, यहाँ पे क्या पाई जाती है, घंटी ढापन पाई जाती है। यह घंटी ढापन क्या होती है, जो भोजन के कण होते हैं उसको कहाँ धक्का दे देती है,
उसको देती है आहार नाल में, मतलब कि भोजन नली उसको क्या करती है, उसको प्रेस कर देती है, जिससे भोजन कहाँ पहुंच जाता है, भोजन नली में पहुंच जाता है। मतलब कि जो हमारे पास जो ये नाक है और ये मुख हमारे पास है, तो मुख से भोजन होते हुए कहाँ पहुंचता है, वो भोजन नली में पहुंचता है। और एक कौन सी गति पाई जाती है, तो कौन सी गति होती है इनके पास, तो गति होती है कौन सी, क्रमाकुंचन गतियां पाई जाती हैं। और कितना समय लगता है इनके पास आने में, तो समय लगता है 4 सेकंड से 8 सेकंड का समय लगता है भोजन कहाँ पहुंचने में। 4 सेकंड से 8 सेकंड का समय लगता है कहाँ से, मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचने में। मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 4 सेकंड से 8 सेकंड। और कौन सी गति पाई जाती है, तो क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना